बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो W.B. येट्स पे होगा, जो कि मॉडर्न पोइट था। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड था, बिल्कुल T.S. इलियट की तरह। T.S. इलियट का आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया ना कि किस तरह से वो पोइट थी, किस तरह था। ओके, कैसे वो पोइट था, कैसे वो क्रिटिक था, कैसे वो फिलोसोफर था, कैसे वो मिस्टिक क्वालिटीज़ रखता था, कैसे वो स्पिरिचुअल था, कैसे वो रियलिस्ट था, कैसे वो इमेजिस्ट था। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट T.S. Eliot in the previous video. I told you earlier as well that modern poetry is not simple poetry. It is very complex and it is divided into several groups. जैसे हम जॉर्जियन ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, जैसे हम ट्रेंच पोइट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह से हम इमेजिस्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, और हमने जो ऐसे पोइट्स भी पढ़े हैं जो किसी ग्रुप के अंदर नहीं आते, जैसे हमने रॉबर्ट ब्रिजेस को पढ़ा है, A.E. हाउसमैन को पढ़ा है और G.M. हॉपकिंस, जिनको हमने एक लेक्चर में कवर किया था। आज हमारा पोइट्री का लास्ट लेक्चर है एंड दैट इज़ अबाउट W.B. येट्स। T.S. इलियट को मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए, मैं इन पर अलग लेक्चर बना रही हूँ। इट मीन्स दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, why they are important, we will study their importance in this video. I'm not talking about their, I mean T.S. Eliot. I have already made a lecture on that. Please visit that as well for better understanding, because sometimes we know that he is a critic, he is a poet, but we are unable to describe so much about them. We just know that his masterpieces, and but we don't know actual his personal life. देखिए, आपको अगर पर्सनल लाइफ नहीं ना पता पोइट की, तो आप एक किस्म का रट्टा मार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं येट्स की जब आपको पर्सनल लाइफ बताऊंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी कि किस तरह से उसने अपनी राइटिंग लिखी, वो क्यों अपनी राइटिंग इस तरह की लिख रहा था। जब आपको उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता होगा तो इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड what kind of writings he was writing at that moment of time, why he was writing so. Okay, अब W.B. येट्स की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी कि ही वॉज ऑफ 23 व्हेन ही वॉज इन लव विद अ लेडी। तो इन्होंने उसको प्रपोज़ किया, शी रिजेक्टेड। सेकेंडली किया, थर्डली किया, मतलब बहुत टाइम किया, लेकिन उसने वो नहीं मानी। इवन कि उसने बहुत बार रिजेक्ट करने के बाद किसी और पर्सन से शादी कर ली। और फिर येट्स ने पहले तो उसके साथ लव में बहुत सारी पोम्स लिखी, फिर उसके बाद जिनसे उस लड़की ने शादी की उस पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर दिया येट्स ने अपनी बुक्स के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो लड़की थी ये कैथोलिक बन गई। येट्स खुद प्रोटेस्टेंट थे और वो कैथोलिक बन गई। अब क्या हुआ कि येट्स ने कहा अब तो कैथोलिक बन गई, अब पुजारी बन गई, अब उसी तरह की हरकतें करेगी, तो इन्होंने इस पर भी एतराज़ किया। लेटर इन लाइफ जब वो उनका एक बच्चा भी हुआ और वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई, और वो बच्ची जो थी वो बड़ी भी हो गई, जब मतलब वो हस्बैंड उनका मर भी गया था बाद में, तो इन्होंने फिर सोचा कि मैं फिर प्रपोज़ करके देखता हूँ। फिर प्रपोज़ किया, फिर उसने रिजेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने उसकी बेटी को किया, बेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो इतने रिजेक्शन के बाद आई थिंक 50 ईयर्स और 51 ईयर्स की एज में इन्होंने शादी की, और वो शादी बहुत सक्सेसफुल थी। इवन इनके बहुत अफेयर्स भी थे, और इनकी लाइफ में बस उसी लेडी का नाम मिलता है जिसको इन्होंने सबसे पहले प्रपोज़ किया था। बिकॉज़ उसी के बारे में ज़्यादा पोइट्री है, उसी से रिलेटेड है, बिकॉज़ इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही है, बड़ा पार्ट रही है। ठीक है, मैंने जस्ट पर्सनल लाइफ बताई है। मैं बताऊंगी कि येट्स जो है हुआ क्या था इनके साथ। सबसे पहले आपको जो बात पता होनी चाहिए ना, ये एक आयरिश पोइट था। ठीक है, और क्या हुआ था आपको पता है, इंग्लैंड जो था उसने बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई रखी थी ना। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया पे भी बना के रखी थी, और हम काफ़ी बार जाके आज़ाद हुए थे। ठीक है, इसी तरह से आयरलैंड भी एक किस्म का, आयरलैंड पे भी जो है वो इंग्लैंड रूल कर रहा था, जो कि बिकॉज जो येट्स थे ना वो आयरिश थे, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑब्वियसली अगर आपकी नेशन पे कोई और अपने जो ऑर्डर है वो इम्पोज करता जाए, अपनी गवर्नेंस हो उसकी, हमें कोई आज़ादी ना हो, तो ऑब्वियसली हम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। सो वो उनसे नफ़रत करते थे एक किस्म की। इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हम एक आज़ाद रियासत बन सकें, हमारा आज़ाद गवर्नेंस हो सके, तो इन्होंने इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई थी।
इन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड का लिटरेचर, हमारा लिटरेचर कहाँ जा रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंग्लिश लिटरेचर जो है या इंग्लिश कल्चर जो है वो हमारे कल्चर पे इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि हमारी अपनी रूट्स हैं, ये मानते थे। आपको पता है आयरिश लिटरेचर के अंदर ये आयरिश जो लोग थे वो आपस में गॉड गॉडेस की बातें किया करते थे कि उनके नज़दीक वो इस चीज़ को मानते थे कि गॉडेस ऑफ लव होती है, गॉडेस ऑफ सैडनेस होती है, गॉड ऑफ एंगर होता है। इस तरह से मतलब कि काफ़ी इन्होंने गॉड्स बना के रखे हुए थे और वो उन्हीं को मानते थे। मैजिक वगैरह पे यकीन रखते थे उनको, और लेजेंड्स वगैरह की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाया करते थे और बस उन्हीं को कल्चर समझते थे, उन्हीं को ट्रेडिशनल्स, उन्हीं को वैल्यू करते थे। ठीक है, ये मैं नॉर्म्स बता रही हूँ, मैंने एटीट्यूड बता रही हूँ उन लोगों का कि वो किस चीज़ को मानते थे, क्योंकि हर नेशन कुछ ना कुछ मानती है, तो इनके ये बिलीव्स थे। तो ऑब्वियसली W.B. यीट्स भी उन्हीं में से था, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी थी, ये सारी चीज़ें ये भी मानता था। ये नहीं चाहता था कि कोई और कल्चर इस पे इम्पोज हो, तो इसलिए ये इंग्लिश कल्चर, ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि आयरिश तो था, डिडंट अलाइन विद इंग्लिश कल्चर, लेकिन कल्चर अपना मानता था, इंग्लिश को नहीं मानता था। ठीक है, हाईली इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न पोइट, बहुत हद तक इसका इन्फ्लुएंस था बाकी इसके कंटेम्प्रेरीज पे। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा पोइट है। T.S. इलियट को तो ग्रेटेस्ट माना जाता है ना, तो W.B. यीट्स जो है वो ना सिर्फ इंग्लैंड के अंदर, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद से पोइट जो होते हैं वो हाईली वो मतलब उनको अचीवमेंट मिल जाती है जो वो चाह रहे होते हैं, और उसके बाद वो इतना अच्छा वर्क प्रोड्यूस नहीं करते। आप बहुत सारे पोइट्स को देख लें, वर्ड्सवर्थ को ही देख लें, टेनिसन को देख लें। अब ये जो था ना, इसने ऐसा नहीं किया। W.B. यीट्स को अपने नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद भी इन्होंने काम जारी रखा और बाद के जो वर्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, अब देखें तीसरा क्या है कि यीट्स वाज ड्रान टू फोकलोर एंड आयरिश सुपरस्टिशंस। मैंने आपको बताया आयरिश लोग जो थे वो गॉड गॉडेस वगैरह को मानते थे। सुपरस्टिशन होते हैं ना वो चीज़ जिन पे बिलीव करना मुमकिन ना हो, तो ये भी वैसे ही थे, उन चीज़ों को मानते थे। फोकलोर यानी वो जो कहानियाँ सुनते सुनाते थे, लेजेंड्स, हीरोज़ वगैरह की, मैजिक वगैरह पे बेस्ड, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे बेस्ड, तो उन्हीं की तरफ अट्रैक्टेड थे, उन्हीं को मानते थे। देखिए ज़ाहिर है उनका अपना कल्चर था ना, तो उसको मानते थे। ही बिलीव्ड इन सुपर नेचुरल ड्रीम्स एंड इमॉर्टैलिटी। देखिए वो ड्रीम्स और सुपर नेचुरलिज्म, इन सब चीज़ों को क्यों मानते थे? हालांकि ये तो मॉडर्न नेचर है, मॉडर्न एज में तो सारे पोएट्स T.S. इलियट को ही देख लें, रियलिटी की बात करता है। वेस्टलैंड उसकी बुक देखें, सॉरी पोम देखें, सारी World War I पे है कि किस तरह से सोसाइटी पे क्या असर पड़ा था। सारे अकेले हो गए थे, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था इंसानों का, एक वीरानी सी छा गई थी। उन्होंने इस बारे में पोम लिखी हुई है। सारे रियलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो W.B. यीट्स है वो रियलिटी की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मैं बताती हूँ। देखें, W.B. यीट्स मानता था कि इस सोसाइटी के अंदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ चुकी है, इंसान मशीन बन चुका है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, लोग लेबर, चाइल्ड लेबर भी आ गया, लोग जाते हैं काम पे जाते हैं, एक मशीन की तरह एक्ट करते हैं, घड़ी की तरह एक्ट करते हैं कि इतने बजे काम पे आना है, इतने बजे जाना है, और उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो एक खुद से अपने लिए कोई क्रिएटिव लाइन लिख सकें। कोई राइटर जैसे लिखता है ना अपनी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कुछ क्रिएटिव, कोई इमोशन की बात करने का टाइम तक नहीं है उनके पास। W.B. इस बात को, अजान तो हो रही है लेकिन आई हैव ऑलरेडी लिसन्ड वन, सो हमेशा एक चीज़ जो मैंने सीखी थी एक वीडियो से, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज के, बिकॉज हर टाइम ये होती, मतलब दुनिया में कहा जाता है कि ये होती ही रहती है। ठीक है, तो हम फिर किस हमें सारी सुननी चाहिए, हमें जब भी मौका मिले ऑब्वियसली सुननी तो चाहिए, लेकिन अगर एक मेन आवाज़ जो है, मेन अजान आप सुन लें तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर सुनें। ठीक है, तो इस वजह से मैं स्टॉप नहीं हो रही, वरना हर जो मुसलमान है उसको चुप हो जाना चाहिए, बिकॉज़ कुरान भी आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको बंद कर देना चाहिए जब भी आप अजान सुन रहे हो। सो दैट वाज द लिटिल मैसेज फ्रॉम माय साइड, क्योंकि पीपल स्टार्ट जजिंग एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग दिस थिंग, एंड मैंने कुछ मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश की है। वेल इट वाज आउट ऑफ द लेक्चर एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर अगेन। ओके, अब देखिए मैं क्या बता रही थी कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी। यीट्स क्या कह रहा था? यीट्स कह रहा था कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, आप मशीन क्यों बनते जा रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर क्या था, कल्चर से लोग दूर बदूर होते जा रहे थे। पहले जो कल्चर देखें, विक्टोरियन एज में कितने लोग शाये थे, सेक्स को खुल के डिस्कस नहीं करते थे। अब के एज में ऐसा होने लगा था,
ये हैरान परेशान रह गए थे कि हमारे कल्चर को क्या हो गया है। वो कल्चर जो हमें एक बनाता था, जो आयरिश पीपल को एक बनाता था, वो कहीं खो सा गया है इस मॉडर्न एज के अंदर। तो ये कहते थे कि हमें वो कल्चर चाहिए, हमें वो टाइम चाहिए जो हमारे पास होता था, हमें वो इमेजिनेशन चाहिए जो हमें खुद से मिलाती थी। वो कहता था कि अगर आप नेचर के अंदर जाते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप एक क्लोज डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं सोच रहे, आप फ्री होके जाते हैं, किसी का पर्सपेक्टिव लिए बगैर जाते हैं, अपनी सोचें मार के जाते हैं और आप जाके फुली उसको एंजॉय करते हैं, तो आप एक नेचर के साथ, एक गॉड के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं। और इसी तरह से वो कहते थे कि इमेजिन कर, जब इंसान अपनी इमेजिनेशन पे फोकस करता है तो मतलब वो खुद पे फोकस कर रहा है। अगर वो किसी टाइम बैठ के अपने लिए वक्त निकाल के खुद के बारे में कुछ लिख रहा है, अपने इमोशंस के बारे में, अपने सेंटीमेंट्स के बारे में, तो इसका मतलब वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि आज मॉडर्न एज में इम्पॉसिबल होके रह गया था। इसलिए तो यीट्स इसके खिलाफ थे। कह रहे थे इतना मत गुम हो जाएं कि आप अपने आप के बारे में भूल जाएं, अपने इस नेचर को, इस दुनिया को समझते समझते, इस लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग ये जो आ गई थी कि साइंस के बगैर किसी चीज़, लॉजिक को नहीं मानना, जैसे गॉड को नहीं माना जा रहा था इस एज के अंदर। इस एज में बस साइंस को माना जा रहा था, जो चीज़ प्रूव होगी उसको माना जा रहा था। तो ये कह रहे थे कि इन सब से हट के ना, आप अगर इन चीज़ों के समझने में पड़ गए हो, आप अपने आप को भूल गए हो। अब अगर दुनिया को समझना चाहते हो तो खुद को समझो, और खुद को समझने के लिए आपको दोबारा इमोशन, सेंटीमेंट्स और इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा, अपने कल्चर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और अगर खुद को, दुनिया को समझना है, और कि बिकॉज इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर सबके बिलीफ शैटर हो गए थे, सब अलग होके रह गए थे, डिसयूनिटी आ चुकी थी। तो कह रहे थे कि अगर आपने दोबारा से खुद को कनेक्ट करना है ना वर्ल्ड के साथ, और लोगों को कनेक्ट करना है, तो वो कल्चर रिवाइव करो। इसी वजह से आयरिश मूवमेंट का रिवाइवल भी हुआ था। इन्होंने आगे चल के मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगी कि आयरिश रेनेसा आया था, उसके अंदर क्या था। उसके अंदर यही था कि ये जो पुरानी ट्रेडिशंस खो चुकी हैं, WB यीट्स ने एक मेजर रोल प्ले किया था कि वापस आ सकें। ड्रामा का रिवाइवल था वो, ठीक है, लिटरेचर का रिवाइवल था कि जो पहले लोग लेजेंड्स वगैरह जिस तरह से होते थे वैसा ही हो, ठीक है, वैसा ही लिटरेचर हो। होप सो कि समझ आई होगी इस पॉइंट की। दैट वाज आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे ये बात समझ में आई थी। रिवाइवल ऑफ एंशियंट पैशंस। अब देखिए मेरी बात सुने, आयरिश जो लोग थे, ठीक है, इसमें काफ़ी लिटरेचर के अंदर भी बड़े बड़े नाम हैं, और इनकी अपनी एक पहचान है, अपने सिंबल्स ये यूज़ किया करते थे राइटिंग के अंदर, अपने ही इनकी ट्रेडिशंस और कल्चर के मुताबिक ये लिखा करते थे। यीट्स उसी को रिवाइव करना चाहता था जो कि हमारे बस में नहीं है समझना। बाजुकात तो बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं, बाजुकात नहीं समझ पाते, क्योंकि ये कल्चर हमारे टच में नहीं है। हमारे टच में इंग्लिश कल्चर है जिसकी हमें काफ़ी समझ है, लेकिन आयरिश कल्चर समझना इट्स वेरी टफ, बिकॉज नोबडी वाज कनेक्टेड टू दैट, एंड इवन नाउ डेज नोबडी इज़ कनेक्टेड टू दैट कल्चर, बिकॉज हम उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन यीट्स बहुत देते थे, बिकॉज वो खुद वहाँ पे पैदा हुए हुए थे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आगे, आपको वो मज़ीद क्लियर करूँगी। यीस्ट जो थे एंटी रैशनलिस्ट थे, मैंने बताया ना कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक, रीज़न से समझने वाली चीज़ों के ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि ओके ये चीज़ें हैं, लेकिन एक हद में हों, ये हमें एक दूसरे से अलग ना करें, हमें दुनिया से अलग ना करें, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन ना अलग करें, हमें खुद के बारे में समझने दें, ऐसी ना हो। मतलब इसलिए ये इनके खिलाफ थे, क्योंकि ये खुद से दूर कर देता था इंसान को छोटी छोटी चीज़ों पे इतना एविडेंसेस मांगने लगा था कि उसे खुद का ही भूल गया था, ठीक है। मैजिक ऑफ वर्ड्स, ये मैजिक ऑफ वर्ड्स पे बहुत बिलीव रखते थे, यानी वर्ड्स और फ्रेजेस को, इनकी कोशिश होती थी कि कुछ इस तरह से बयान किया जाए ना, डायरेक्ट नहीं बताया जाए। मतलब एक होता है ना कि जैसे आपको पता है क्लासिकल एज में पोएट्स जैसे पोप था, ड्राइडन था, वो डायरेक्ट बात करते थे, प्रिसाइज बात करते थे, छोटी सी बात करते थे लेकिन डायरेक्ट बात करते थे, और हीरोइक कॉपलेट में बात करते थे, रूल्स रेगुलेशंस के ज़रिए बात करते थे। लेकिन यीट्स क्या करता था, यीट्स कहता था कि डायरेक्ट बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी इनडायरेक्ट वे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब हम इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं तो ये इंसान के इमोशंस को टच करती है और सेंटीमेंट उसके हिलाती है, और ये एक इमोशनल वे होता है किसी भी चीज़ को कन्वे करने का। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि सिंबल्स का रिवाइवल होना चाहिए। फ्रेंच सिंबलिस्ट से ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसने सिंबलिज्म लाने की कोशिश की। और फिर इसने क्यों सिंबलिज्म लाने की कोशिश की, इसका मानना था कि सिंबल्स के ज़रिए आप इनडायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में बता देते हो, बहुत ही प्रिसाइज वे में, जो कि इंसान डायरेक्टली बताता है। जैसे आपको पता ना कि इमेजिस्ट जो थे ये भी क्लियर लैंग्वेज मांगते थे, प्रिसाइज बताते थे, लेकिन सिंबलिज्म भी उसी तरह की थी, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट वे में बताते थे, जो कि यीस्ट का फेवरेट था। समझ आ गई। क्वेस्ट फॉर यूनिटी,
यीस्ट sought to heal modern society division through ancient practices. यीस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि आप एंशियंट कल्चर को भूलो मत. आज जो हमारा लिटरेचर है, जस्ट बिकॉज ऑफ देम वी कांट इग्नोर देम. हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन हम उनको भूल नहीं सकते. उनका भी एक रोल है पोइट्री के अंदर, एक लिटरेचर के अंदर, ठीक है. सो ये उनको बहुत वैल्यू करता था. सिम्बलिज्म मैं बता चुकी हूँ, सिम्बलिज्म को प्रेज करता था. फिर उसके बाद कहता था, यीस्ट क्या करता था कि इमेजरी को यूज़ करता था अपनी राइटिंग के अंदर. इमेजरी क्या मराद कि एक पिक्चर इंसान के जहन में बता देता था. देखिए आपको टी.एस. इलियट की एक पोम है इन अ मेट्रो स्टेशन, आई गेस, या अगर थोड़ा सा नाम गड़बड़ की है, मेट्रो स्टेशन, उसमें वर्ड ज़रूर आता है. अब उसको अगर आप देखें तो 13 लाइनों की एक पोम है, यानी बहुत प्रिसाइज पोम है. यीट्स भी उसको फेमस, उसी से इन्फ्लुएंस था. वो कहता था कि इमेजरी होनी चाहिए जिस तरह से उस पोम के अंदर इमेजरी है. 13 वर्ड्स की है लेकिन इमेजरी क्रिएट हो रही है, इंसान के दिमाग में एक पिक्चर बन रही है. इसी तरह से टी.एस. इलियट की क्या कहते हैं उसको, वेस्टलैंड, या वेस्टलैंड पढ़ें तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप उस सोसाइटी के अंदर खड़े हैं. इस तरह की पिक्चर क्रिएट हो रही है, यानी इतनी सैड माहौल उसने क्रिएट किया हुआ है. इंसान के दिमाग में पिक्चर बनती है उस एज की, उस दौर की. तो ये इस तरह की इमेजरी यूज़ करता था यीट्स भी, और रिदम भी यूज़ करता था अपनी राइटिंग के अंदर. आपको पता है ना, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये मैजिक ऑफ वर्ड से बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से इन सबको मानता था. अब सिम्बोलिज्म ने इस पे इतना इन्फ्लुएंस किया कि इसको शैले से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. क्यों? क्योंकि वो सिम्बल्स बहुत यूज़ करता था अपनी राइटिंग के अंदर. जैसे उसने बार बार बोट का सिंबल यूज़ किया हुआ है, बर्ड्स का सिंबल यूज़ किया हुआ है, काफ़ी सिंबल्स उसने यूज़ किए हुए अपनी राइटिंग के अंदर. तो ये उससे इन्फ्लुएंस था. लेकिन ब्लेक से भी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. ब्लेक की राइटिंग, विलियम ब्लेक की बात कर रही हूँ, उसने जैसे टाइगर सिंबल यूज़ किया हुआ है जो पावर को सिंबलाइज करता है. चिमनी का सिंबल यूज़ किया हुआ जो चाइल्ड लेबर को एक्सप्रेस करता है. इसी तरह से बहुत ज़्यादा सिंबल्स ब्लेक ने भी यूज़ किए हुए और ये ब्लेक से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. आयरिश मिथोलॉजी पे तो इसका फोकस था, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस था. लेकिन ब्लेक भी सिंबलिज्म यूज़ करता है, ये भी करता है, लेकिन यीट्स और ब्लेक में डिफरेंस क्या है? ब्लेक जो था वो न्यू सिंबल्स क्रिएट करता था लिटरेचर के अंदर, लेकिन यीट्स को क्या आसानी थी? यीट्स क्या करता था कि अपने कल्चर में जो पुराने लोगों ने पुराने सिंबल्स यूज़ किए हैं वो उठा के यूज़ करता था. तो इसके लिए बहुत आसान था सिंबल्स कहीं भी ऐड कर देना, ठीक है. आयरिश मिथोलॉजी से ऐड करता था. मैंने बोला कि फ्रेंच सिंबलिस्ट से भी ये इन्फ्लुएंस था. उसके बाद सिम्बलिस्ट पोइट से इन्फ्लुएंस था. ऑब्सक्योर, देखें समटाइम्स ये अपनी राइटिंग के अंदर ऐसे सिंबल्स यूज़ करता था कि जो हम नहीं समझ सकते. ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि एम्बिग्वियस, यानी हम उनको नहीं समझ सकते, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऑब्सक्योर सोर्सेज से उसने सिंबल यूज़ किए थे. अब हमारी समझ में वो क्यों नहीं आती, आखिर इस तरह की सिंबल्स ये क्यों यूज़ करता है? क्योंकि इसकी अपनी आयरिश मिथोलॉजी से वो सिंबल्स यूज़ करता था, आयरिश लिटरेचर से, जो कि बहुत पुराना, जो हमें नहीं पता उस लिटरेचर के बारे में, वहाँ से सिंबल्स यूज़ करता था. तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं है ना उस कल्चर का, क्योंकि वो इतना फेमस था ही नहीं. वो यीट्स के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो वहाँ पर पैदा हुआ था. एग्जाम्पल ऑफ अनक्लियर सिंबल्स, देखिए इसकी लाइन्स ली गई हैं इसकी राइटिंग से, जहाँ पर ये लाइन है, द पोएट प्लीड्स विद एलिमेंटल पावर्स एग्जाम्पलीफाई यूज़ ऑफ कम्प्लेक्स सिंबल. हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये एलिमेंटल पावर्स क्या चीज़ है, लेकिन बाजू का ये इतने आसान सिंबल यूज़ कर देता था जिसका जिधर भी यूज़ करता था वो वर्ड उसका वही मतलब होता था. जैसे मून यूज़ करता था ना अपनी राइटिंग के अंदर, तो उसका मतलब हर जगह मिस्ट्री ही होता था, लाइफ की मिस्ट्री. अब देखिए हम भी समझ सकते हैं मून का मतलब. क्यों? क्योंकि मून जो होता है पहले छोटा सा होता है, ठीक है, वो मतलब शो करता था कि लाइफ बिगिन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, लाइफ की मिस्ट्री, यानी बड़ा, फिर छोटा, फिर गुम हो जाता है, फिर इस तरह से वापस आता है. तो ये मिस्ट्री शो करता है, उसकी बर्थ, उसका जाना, उसका आना, उसका बड़ा होना, इस तरह से. रिफॉर्म थ्रू द पास्ट, यीट्स sought टू रिन्यू पोइट्री बाय कनेक्टिंग विद एंशियंट स्टोरीज. देखिए यीट्स का टी.एस. इलियट की तरह एक और बड़ा रोल है कि ये टाइम की यूनिटी को बहुत फोकस करता था. यानी कहता था कि अगर आपने आज के लिटरेचर को समझना है तो पुराना समझो, अगले लिटरेचर को समझोगे जब आगे वाला आने वाला लिटरेचर होगा तो आपको आज को समझना पड़ेगा. तो इस तरह से इनको कनेक्ट करता है. इसकी डिफरेंट बुक्स हैं, पोम्स हैं, मैं हमेशा बुक्स कह देती हूँ, पोम्स है वंडरिंग ऑफ ओएसिन, जिसके अंदर इसने आइडियलिज्म शो किया हुआ है. इसी तरह से इसका एक वर्क है द वाइंड अमंग रीड्स, इसके अंदर इसने थोड़ा सा चेंज आएगा इसकी राइटिंग के अंदर. यानी पहले जो था ये सिर्फ हमेशा लॉजिक रीज़न को अगेंस्ट ही बोलता था, हमेशा इमेजिनेशन की बात करता था, लेकिन अब थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है इसकी पोइट्री के अंदर, क्योंकि ज़िंदगी बदल रही है, ज़िंदगी के साथ साथ तजुर्बात बदलते हैं और इंसान की सोच भी बदलती है. अब ये लाइफ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेगा. अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था.
देखें, दो चीज़ें हुई थी। एक ये कि इंग्लैंड ने आयरलैंड पे कब्ज़ा किया हुआ था और वो अपना कल्चर इम्पोज कर रहा था। यीस्ट उसके खिलाफ लड़ रहा था। आयरिश जो पीपल थे वो खड़े हो गए थे, वो कन्फ्लिक्ट लड़ने झगड़ने लगे थे कि हमें आज़ादी चाहिए। दूसरी तरफ वर्ल्ड war I का इम्पैक्ट था कि वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुकी थी और उसके इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस थे। दोनों चीज़ें जब साथ चल रही थी तो यीस्ट मजबूर हो गया कि वो रियलिस्ट पोइट बन गया, रियलिस्ट राइटर बन गया। अब ज़ाहिर है वो रियलिटी को इग्नोर तो नहीं ना कर सकता। तो फिर इसने एक फ़ैसला किया, उसने कहा, उसकी सोच बदली और उसका सोच बदलने का ये अंदाज़ था। पहले ये कहता था सब कुछ इमेजिनेशन है, सब कुछ इमोशंस है, सब कुछ ये है। अब वो कहने लगा कि अगर एक पोइट्री, एक खूबसूरत पोइट्री वो होती है जिसके अंदर सेल्फ़ को भी डिस्कस करें हम और एंटी सेल्फ़ को भी डिस्कस करें, यानी उसकी इमेजिनेशन को भी डिस्कस करें और लॉजिक और थॉट्स को भी डिस्कस करें, यानी उसके अपोजिंग एंटी सेल्फ़। मैं बताती हूँ किस तरह से, एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, एक शाय पर्सन हूँ, तो मैं अगर इसी बारे में पोइट्री करूँगी तो मैं ये सेल्फ पोइट्री कर रही हूँ। और अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ कि मैं जो नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो मैं अगर इस बारे में भी बात करूँ, यानी तो ये क्या होगी, एंटी सेल्फ होगी। यानी मैं अगर ये बात करूँ कि मैं शाय हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये मुझे खौफ है बोलने का, तो मैं एक्सट्रोवर्ट किस तरह से बन सकती हूँ, मैं अपने फियर को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेल्फ भी बता रही हूँ, एंटी सेल्फ भी बता रही हूँ। यानी यीट्स ने कहा कि अगर मैं अपनी भी बात करूँ और अपने से अगेंस्ट लोगों की भी बात करूँ, तब जाके वो पोइट्री सक्सेसफुल होगी। उसने एग्जाम्पल बता रही हूँ, वाइल्ड स्वान्स एट कूल में ये सब शो किया। द टावर इसकी बहुत फेमस पोम की कलेक्शन है। ये वाइंडिंग स्टेयर भी फेमस है। सब में ये फ्यूजन देखने को मिलती है। अब जो था यीस्ट का स्टाइल जो था वो हार्ड हो चुका था, एथलेटिक और प्रिसाइज। मैंने आपको बताया प्रिसाइज पहले भी था, पहले सिंबलिज्म यूज़ करता था अपनी पोइट्री के अंदर, अभी भी प्रिसाइज है। लेकिन एथलेटिक मीन्स कि एथलेटिक जैसा पैशन, जैसे एक खिलाड़ी का पैशन होता है ना, उस तरह से एक इंटेंस टोन आ गई थी, पावर वाली टोन आ गई थी इसके काम में। एक हार्ड यानी क्लियर बात करता था। इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑन इमेजिस्ट, यीस्ट का इन्फ्लुएंस था, यानी ये जो टी.एस. इलियट वगैरह थे, इनका इन्फ्लुएंस था यीस्ट पे। यानी इमेजरी भी, रिदम भी, सिंबल्स भी यूज़ करना, क्लियर बात करना, प्रिसाइज बात करना, हार्ड बात करना, तो ये उन्हीं का इन्फ्लुएंस था। और फिर इसने इन्फ्लुएंस किया बाकी पोइट्स को भी। कोल्ड पैशन से क्या मुराद है कि अब इसने जो अप्रोच शुरू कर दी, तो वो जो भी राइटिंग लिखता है वो कोल्ड पैशन में लिखता है। पैशन से मुराद है अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बयान करना। कोल्ड का मतलब एक इंटेलेक्चुअल वे में और एक स्पेसिफिक वे में, एक लिमिट के अंदर, यानी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह जाना। यानी प्रिसाइज का तो आप समझ गए, पैशन यानी अपने इमोशंस को बहुत छोटे अंदाज में बताना, छोटी वर्डिंग में बताना। मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, इसका एक वर्क है अमंग स्कूल चिल्ड्रन। इसके अंदर ये क्या बात करता है, इसको एक लड़की से मोहब्बत है, उसको वो प्रेज़ करना चाहता है, तो वो फिर किस तरह से करेगा देखना। इस यहाँ पर आपको थोड़ा अजीब सा फील होगा क्या, कि यीस्ट कहता है, यीस्ट डिस्क्राइब्स ए वुमेन फेस, वो एक औरत के चेहरे को बयान कर रहा है, ना कि कुछ इमोशनली बहुत लंबी लंबी कहानियाँ करके या उसको बहुत प्रेज करके, बल्कि वो क्या कह रहा है, उसकी स्टार्कनेस और उसकी ब्यूटी को किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। लाइन सुनिएगा ज़रा। प्रेजेंट इमेज फ्लोट्स इनटू द माइंड, हर प्रेजेंट इमेज फ्लोट्स इनटू द माइंड, कि उसकी जो इमेज है, उसकी जो तस्वीर है वो मेरे माइंड से गुजरती है। फिर क्या कहता है, दो शी इज़ नाउ ए मदर, लेकिन वो अब एक माँ है। यहाँ पर कोई चीज़ बताने की ज़रूरत है, यानी उसने ये भी बता दिया कि उसको वो अच्छी लगती है, उसको वो उसकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, वो उसके माइंड से निकल ही नहीं रही। उसने ये भी बता दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी लव एंड हो चुका है क्योंकि वो एक माँ है। समझ आ गई। दिस इज़ अ कोल्ड पैशन, अ पावरफुल इमोशन उसने एक्सप्रेस कर लिया है रियली केयरफुली चूजन वर्ड्स से। कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीट एंड रिफ्लेक्शन। यीस्ट का कुछ अब ज़िंदगी में एक और मरहला आया कि वो वापस से पुरानी इंटरेस्ट में आ गया, यानी इमेजिनेशन, इमोशंस, कल्चर रिवाइवल की बात करने लगा कि लॉजिक, कि अपने आप को मत खो, अगर अपने आप को समझोगे तो ही दुनिया की समझ आएगी। वापस उसी तरफ आ गया। अब क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यीस्ट वाज ट्रबल्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ वार एंड सार रेवोल्यूशनरी चेंज ऑन द हॉरिजॉन। अब देखिए, वार का तो इन्फ्लुएंस था ही, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। जैसे इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यानी मास्टरपीस कंसीडर की जाती है उसकी एक बुक द सेकंड कमिंग, सॉरी पोम है। इसके अंदर वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करता है। ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, यीस्ट जो है, सिंसियरिटी, पर्सनैलिटी एंड जीनियस ग्रेटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न पोइट्री।
अब देखें, मॉडर्न पोइट्री से इन्फ्लुएंस होकर उसने उसकी बात की, उस सोसाइटी प्रॉब्लम्स की बात की। लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ मेड लास्ट। हमेशा हर पोएट जो भी क्लासिकल एज में रहा है या जो भी रैशनलिस्ट पोएट रहा है, वो हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन यीस्ट ने अपने रूल्स खुद बनाए और फिर उनको फॉलो किया, किसी के रूल्स नहीं माने। तो ये था आज का हमारा लेक्चर WB यीट्स से। होप से आपको समझ आई होगी। नाउ हम ड्रामा पे बात करेंगे, मॉडर्न ड्रामा पे, उसके बाद मॉडर्न ड्रामाटिस्ट्स पे, उसके बाद हम मॉडर्न नॉवल की तरफ आएंगे और नॉवलिस्ट्स पे आएंगे और फिर हमारी मॉडर्न एज कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।